हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। तो देखिए प्रश्न कैसे किस तरीके से आपसे पूछ सकता है कि भू आकृति विज्ञान की मूलभूत संकल्पनाओं की व्याख्या कीजिए, या अथवा करके देगा कि भू आकारों के विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, या अगर कहे कि भू आकृति अध्ययनों में मौलिक संकल्पनाओं की महत्व को सुधारण विवेचना कीजिए। ठीक है, यानी कुल मिला के मूलभूत संकल्पनाएं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि तीनों प्रश्नों में जो है आपका कितना मतलब डिफरेंट तरीके से आपके क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो मूलभूत संकल्पनाएं और एक आपको ये है कि विकास के सिद्धांत की व्याख्या है ना, यानी कि भू आकृति यहाँ पे हो सकता है कि भू आकृति विज्ञान के जो विकास है उस सिद्धांत की व्याख्या करना है, या अगर कहे कि भू आकृति अध्ययनों के में मौलिक संकल्पनाओं के महत्व की सुधारण विवेचना कीजिए। तो इन तीनों प्रश्नों का आंसर ये लिखना है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चैनल से जुड़े नहीं है तो प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं इस चैनल पे मैं सिर्फ वही क्वेश्चन कराती हूँ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होते हैं आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने के लिए, तो इसलिए आप वही क्वेश्चन पढ़िए जो आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हम पहले हेडिंग लगाएंगे भू आकृति विज्ञान की मूलभूत संकल्पनाएं। जो है मूलभूत में हम 3 संकल्पना को केवल देखेंगे, और आपको एग्जाम में भी ऐसे लिखना है जैसे मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए अब देखिए इस प्रश्न में 2 तरीके से आपको संकल्पनाएं पूछ रहे हैं। एक तो आपका कह रहा है कि मूलभूत संकल्पनाएं बताइए, और एक और बोल रहा है कि मौलिक संकल्पनाएं बताइए। तो आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मूलभूत संकल्पना क्या है, फिर मौलिक संकल्पना क्या है। तो देखिए ये जो प्रश्न है इस आंसर में सिर्फ यही 2 चीज़ की जिक्र किया गया है कि मूलभूत संकल्पना और मौलिक संकल्पना। तो मूलभूत संकल्पना जो है कि थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, और मौलिक संकल्पना जो है उसमें थोड़ा सा विस्तृत करके हम महत्व को भी जानेंगे और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, और मूलभूत में देखिए किसी भी चीज़ का कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो गया, कोई भी विषय हो गया, तो उसका एक मूलभूत संकल्पनाएं पर क्या होता है कि टिका होता है। ठीक है, संकल्पनाएं के द्वारा कोई मान लीजिए तथ्य है, उसका विश्लेषण में उसको काफ़ी मदद मिलती है और वो ये विषय के स्वरूप को अच्छे से संवारती है। तो उसी को हम कहते हैं मूलभूत, किसी भी चीज़ के लिए है ना, उसका मूलभूत एक ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो सेम इस भू आकृति विज्ञान में भी ऐसे ही है। तो कुछ संकल्पनाएं हैं उसको हम पहले देख लेते हैं मूलभूत में, फिर हम मौलिक में चलेंगे। ठीक है, तो देखिए मूलभूत में संकल्पनाएं हम आपको 3 संकल्पनाएं देंगे, ध्यान से देखना है आपको, लास्ट वीडियो तक जरूर देखिए, बीच में आप ऐसे छोड़ दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले संकल्पनाएं से शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा संकल्पना आप देख पा रहे होंगे, लिखा है कि जो भौतिक क्रियाएं एवं विधियां वर्तमान में कार्यरत हैं वो भूगर्भिक काल में भी सदैव कार्यरत रहती हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से हम पढ़ा रहे हैं भू आकृति विज्ञान का। तो देखिए कह रहा है कि जो भौतिक क्रियाएं हैं एवं जो विधियां हैं वर्तमान में जो भी कार्य कर रही हैं वो भूगर्भिक यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर वो काल में भी बहुत पहले से ही रही है, वैसे ही काम कर रही है जैसे कि आज कर रही है। ठीक है, तो ये कौन गए हैं ये हम जानेंगे। तो ये हमारा संकल्पना हो गई, ये इतनी चीज़ हमारी संकल्पना हो गई। अब इसको हम विस्तृत से जानेंगे। ठीक है, कि ये जो संकल्पना है किसने दिया है। तो ये जो देखिए सर्वप्रथम एकरूपता का सिद्धांत का प्रतिपादन 1785 ईस्वी में हटन ने किया था। हटन का यह मत है कि भौतिक प्रक्रियाएं एवं विधियां सदैव एक ही गहनता से कार्यरत रही हैं सत्य नहीं है। यह तो माना जा सकता है कि भौमाकारिकीय प्रक्रियाएं भूगर्भिक इतिहास में भी कार्यरत थीं और अब भी कार्यरत हैं। तो ये किसने कहा है, ये संकल्पना किसने दिया है, हटन ने। ठीक है, और ये जो एकरूपतावाद सिद्धांत का ये क्या किए हैं कि प्रतिपादन किए हैं 1785 ईस्वी में। ठीक है, एकरूपतावाद का। तो ये बहुत ही अच्छा संकल्पना है कि जो चीज़ें हमारे पृथ्वी के अंदर जो भी हलचल हो रही हैं वो बहुत पहले भी हुआ करते थे। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला संकल्पना समझ में आ गया, बहुत इजी था, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरे संकल्पना पे। देखिए दूसरा कह रहा है कि जैसा कि पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार के अपक्षय के कारक कार्य करती हैं, क्रमागत रूप से अलग अलग अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के भू आकारों का निर्माण करती हैं जो एक दूसरे से अलग होती हैं,
ठीक है। तो ये संकल्पना पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। जो भी हमारा अपचय की क्रिया है ना, टूट काट छाट ये सब जो भी होता है, तो वो क्या होता है कि वो बाद में एक अलग अलग जो है कि उसका आकृति बनने लगती है, ठीक है। कहीं कटा हुआ, कहीं बहुत ज़्यादा कटा हुआ, कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचा, इस तरीके से जो कि अलग अलग आकृति बनने लगता है। तो ये संकल्पनाएं दूसरा है। तो ये संकल्पना किसने दिए हैं? W.A. डेविस ने सर्वप्रथम इस बात पर जोर दिया कि विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा विकसित असलाकृति का एक व्यवस्थित क्रम होता है। क्योंकि आप जब देखोगे कोई भी क्षेत्र मान लीजिए कि है, तो भू आकृति के विस्तार को देखने पर ये पता होता है, हम अच्छे से देख लेते हैं, स्पष्ट भी हो जाता है कि जो भी अगर उनमें अनेक भू आकृति की रचना हुई है वो अपर्दन चक्र की प्रक्रियाओं से ही हुई है, ठीक है। तो ये जो संकल्पना इसी चीज़ को बता रही है कि जो भी अपर्दन की क्रियाएं होगी तो जो बाद में जो काट छाट बाद जो आकृति बचेगी वो बिल्कुल अलग अलग सी होंगी। और इस तरह की जो भी भू आकृति जो पाई जाती है, जिनके बारे में यह दृढ़ रूप से कहा नहीं जा सकता कि इनका निर्माण जो है अमुक भू आकृति प्रक्रम द्वारा ही हुआ है, लेकिन इस तरह की जो असलाकृति जो भी है वो काफ़ी मिलना मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा संकल्पना हो गया। तीसरा क्या है, हम एक बार फिर से लास्ट में रिवीजन कर देंगे संकल्पनाएं, जो पूरे आपको देखिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरे अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए बस हमारे साथ आप बने रहिए। चलिए संकल्पना हम तीसरे पे चलते हैं। संकल्पना तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा संकल्पना ये है कि विश्व के विभिन्न भागों में अध्ययन करने वाले भू आकार शास्त्रियों का यह निष्कर्ष है कि भूगर्भिक संरचना में भू आकारों के विकास में प्रमुख तत्व रही हैं और इसका प्रभाव भू आकारों में विभिन्न रूप प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब है यानी कि फोटो। अब हम स्टार्ट करते हैं मौलिक संकल्पनाओं का महत्व, ठीक है। देखिए इसमें है प्रमुख मौलिक संकल्पनाएं एवं उनका महत्व निम्नलिखित है, ठीक है। यानी कि हम मौलिक संकल्पना को भी जानेंगे और फिर उसका महत्व क्या है हम उसको भी जानेंगे, ठीक है। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग। हमने शुरू में भी कहा कि आप यहाँ इसको अच्छे से पढ़ो, इंटरेस्टिंग है। देखिए क्योंकि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, आपने ज्योग्राफी लिया हुआ है तो कुछ तो सोचना पड़ेगा, ठीक है। देखिए संकल्पना एक में क्या कह रहा है कि वर्तमान में जो भूगर्भिक प्रक्रम तथा नियम क्रियाशील है वही समस्त भूगर्भिक समय में क्रियाशील थी, लेकिन सक्रियता जितनी आज है पहले यह इतनी नहीं थी। समझ में आया? संकल्पना क्या कह रहा है कि जो भी हमारा वर्तमान जो स्थिति है, जो भूगर्भिक के अंदर जो भी प्रक्रम है वो क्या है, बहुत तेज है, लेकिन पहले जो थी ना वो इतना नहीं थी, है ना। जो भी भूकंप भूचाल जो आप देख रहे हो इतना जल्दी जल्दी आ रहा है, ये पहले भी थी लेकिन इतना नहीं थी, ठीक है। इस बात को पहला संकल्पना हमारा ये है। अब चलिए हम इसका महत्व देखते हैं। तो देखिए ये जो हमारा पहला जो संकल्पना हमने पढ़ा ये भी किसका है? हट्टन का है। तो ये जो सेम वही लाइन जो ये जो संकल्पना का प्रतिपादन जो किए हैं जेम्स हट्टन ने 1785 में किया था। जेम्स हट्टन ने स्पष्ट किया कि जो प्रक्रम जो भी कार्य कर रही हैं इसमें अंतर हो सकता है, लेकिन उसके कार्य करने के जो सामान्य स्वभाव में जो समानता है वो वही मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए वर्तमान काल की अपेक्षा भूतकाल में हिमानियाँ बहुत अधिक सक्रिय रहीं। वर्तमान में कई आर्द्र प्रदेश भूतकाल में मरुस्थल थे, जबकि वर्तमान में कई मरुस्थल भूतकाल में आर्द्र प्रदेश थे। तो ये उदाहरण से पता चलता है। और भूतकाल की बात करें तो भूतकाल में भी ऐसा हुआ, जब ज्वालामुखी क्रिया जो है वर्तमान में अपेक्षा अधिक सक्रिय थी उस समय। और अब जो बात करें वर्तमान की तरह जो भूतकाल में जो नदियाँ हैं वो अपने घाटियों को काट काट कर क्या कर रही हैं कि अवसादों को बहा ले जाती थी। तो भूतकाल में जो भी उनके हिमानी उनके नियमों का जो पालन करती थी, जिनका कि आज करती हैं, सागर की जो लहरें और भूमिगत जल आज भी उसी तरह कार्य करती हैं जिस तरह की भूतकाल में करते थे। तो हम संकल्पना पढ़े तो वहीं पे हमें स्पष्ट हो गया कि ऐसा नहीं है कि जो पहले चीज़ें हुआ करती थी वो आज नहीं हो रही, आज हो रही हैं, लेकिन बस फ़र्क कितना है कि पहले कम हुआ करती थी लेकिन अब क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा हो गया। और इसका कारण भी आपको पता होगा कि जनसंख्या और पहाड़ों को खोदना, जो पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ना मानव ही तो कर रहा है, पेड़ों को कटाई कर रहा है, तो इन सब का वो कारण है, ठीक है। अब आते हैं हम संकल्पना दूसरे पे। देखिए संकल्पना दूसरा कह रहा है कि भू आकृति के विकास में सरलताओं की तुलना में जटिलताएं अधिक हैं। जो भी भू आकृति जो विज्ञान हमारा है उनके विकास में जो भी सरलता है यानी कि आसानी वाली जो भी चीज़ें हैं उनकी तुलना में ये बल्कि और कठिन होती जा रही हैं, ठीक है, अधिक है भू आकृति विज्ञान में। तो हम इसका महत्व को समझते हैं। तो हमने मूलभूत संकल्पना में जब हमने इस बात को जिक्र किया था इस टॉपिक को कि देखिए जो कोई भी क्षेत्र हो वहाँ की जो भू आकृति जो भी आकृति हैं
तो आप वहाँ पे उसके जो भी विस्तार है, जब जब पहाड़ के पास चले जाओ वहाँ देखोगे तो उसे पता चल जाता है कि जो भी आकृति है, जो संरचना है, यह आपके अपर्दन चक्र से हुआ है, काट छाँट की क्रिया से ही हुआ है। तो हम वहाँ पे अध्ययन करते हैं तो हमको अच्छे से स्पष्ट रूप से हमको क्या हो जाता है कि हमको पता हो जाता है। और ये जो भी जो प्रक्रियाएँ हुई होती हैं वहाँ की, जैसे कि पठार बना हो, पहाड़ बना हो, तो ये प्रक्रिया जो है कि उस रचना के लिए बहुत जटिलता से मिलती है, बहुत मुश्किल से वो जो क्रियाएँ हैं वह हुई होंगी, एक बार में नहीं हुई होंगी, ठीक है, धीरे धीरे हुई होंगी। और ऐसी जो भी भू आकृति जो होती हैं, जिनके बारे में ये दृढ़ रूप से हम कह सकते हैं कि जिनका निर्माण अमुक भू आकृति प्रक्रम द्वारा हुआ है, लेकिन इस बात की जो भी असलाकृतियाँ हैं वो मिलना मुश्किल है, ठीक है, मिलना मुश्किल है। तो ये हमारा दूसरा हो गया। वही चीज़ कह रहा है कि जो भू आकृति, जो भी आकृति जो है हमारा पृथ्वी पर जो भी आकृति है, जो आसान है वो उनकी तुलना में काफ़ी मुश्किल होता है। अब हम आते हैं संकल्पना तीसरे पे। संकल्पना तीसरा कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर विभिन्न अपर्दन करने वाले कारकों के कार्य करने से भू आकृतियों का एक व्यवस्थित अनुक्रम उत्पन्न होता है। फिर से हम पढ़ेंगे, पृथ्वी की सतह पर विभिन्न अपर्दन करने वाले कारकों के कार्य करने से भू आकृतियों का एक व्यवस्थित अनुक्रम उत्पन्न होता है। अब इसको हम महत्व जानते हैं कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो हमारा भू आकृति, जो चक्र की जो भी संकल्पना है ना, उसका प्रयोग बहुत सावधानी से रखनी पड़ती है, क्योंकि इसका कारण ये है कि जो भू आकृतियों का जो विकास है इस प्रकार से नहीं होता कि जो उनकी किसी भी क्षेत्र में युवावस्था हो और दूसरे क्षेत्र में प्रौढ़ावस्था हो और किसी अन्य क्षेत्र में वृद्धावस्था हो। किसी एक क्षेत्र की जो भू आकृति है उसके विकास के लक्षण दूसरे क्षेत्र में विकसित जो भी भू आकृति के लक्षण है उसको मिलते जुलते भी दिखाई देती हैं। दो देशों की जैसे कि आप भू आकृति में समानता तभी हो सकती हैं जब आरंभिक सतह और संरचना, शैल, उसका व्यवस्था, जो भी शैल व्यवस्था है, जलवायु, पटल, जो भी इस तरीके को उसका एक समान हो, तब हम बात कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी हम दो असमानताएँ भी होती हैं, किसी और का जलवायु अलग होता है, दूसरे प्रदेश का जलवायु अलग होता है, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। इसके महत्व में देखिए लिखा है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार सकते हो कि दो देशों की भू आकृति में समानता तभी हो सकती है जब आरंभिक सतह, संरचना, शैल व्यवस्था, जलवायु और पटल विरूपणी अवस्थाएं लगभग एक समान हो। तभी तो हम उसका क्या करेंगे, उसका हम व्यवस्थित रूप से अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम आते हैं संकल्पना नंबर 4 पे। 4 कह रहा है कि वर्तमान असलाकृतियों की समुचित, यानी संकल्पना 4 हम पढ़ रहे हैं कि वर्तमान असलाकृतियों की समुचित व्यवस्था प्लेस्टोसीन युग में हुई भूगर्भिक एवं जलवायु संबंधी परिवर्तनों के पूर्ण मूल्यांकन के बिना असंभव है। इसको हम ध्यान से देखेंगे क्योंकि आपको ये संकल्पना थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किल हुआ होगा, पढ़ तो लिए होंगे लेकिन आप इसको भूल भी सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए कि वर्तमान में जो भी असलाकृति, जो समुचित व्यवस्था है वो किस युग में, प्लेटोसीन युग में हुई। जो भू आकृति विज्ञान में हमारा जो पृथ्वी के अंदर जो भी जलवायु संबंधी परिवर्तनों के पूर्ण मूल्यांकन के बिना ये असंभव है, ये चीज़ें कह रहा है, ठीक है। तो पृथ्वी की बात हो रही है कि हमारा जो भूगर्भिक है उसमें और जलवायु संबंधी परिवर्तन में मूल्यांकन के बिना असंभव है। भाई हम जब पृथ्वी के अंदर जो भी हमारे क्या हो रहा है, हलचल हो रही है, भूकंप आ रहा है, क्या हो रही है और हमारा जलवायु कैसा है, इन सभी परिवर्तनों को हम जब जानेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, हम अध्ययन कर सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे मूल्यांकन करना, ठीक है। अब चलिए हम इसको जानते हैं। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व प्लेटोसीन हिम युग शुरू हुआ था और लगभग 10,000 वर्ष पूर्व उसका समापन भी हुआ था, ख़त्म भी हो गया था। और इस काल में जो विश्व का तापक्रम जो घट गया, जिसकी महाद्वीपों और महासागरों का बहुत बड़ा क्षेत्र क्या हो गया कि वो हिम से ढक गया पूरी तरीके से। और क्षेत्र जो शीत जो वाला क्षेत्र जो है, यानी कि जो शीत के जो रहने वाले जो हिमावरण से मेजोइक काल के लंबे आकार वाले जो भीमकाय उरंग जीवित न रह सके। और इस युग में हिम के फैलने कुछ प्रमाण मिलते हैं कि जैसे कि यह पता चलता है या सिद्ध होता है कि ये जो प्रदेश है किसी समय हिम से आच्छादित था, पूरा तरीके से वो क्या था कि ढका हुआ था, ठीक है। अब हम बात करेंगे संकल्पना नंबर 5 पे आते हैं। देखिए 5वां क्या कह रहा है कि पृथ्वी की असलाकृति का बहुत कम भाग टर्सरी काल से प्राचीन है एवं अधिकांश भाग प्लेटोसीन काल से अधिक प्राचीन नहीं है। ऐसा क्यों, है ना, सोचने वाली बात है ये। तो
चलिए इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। देखिए एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हैं जो कि भू-आकृति विज्ञान के, उनका नाम है जी.एच. एस्ले। इन्होंने सन 1931 में ये बताया कि जो भूपटल की जो अधिकांश स्थलाकृतियाँ हैं वो अधिक प्राचीन नहीं हैं, और एसल के मतानुसार कि जो विश्व के जो अधिकांश जो भूदृश्य जैसे कि आप देख पाते हैं, पर्वत, घाटियाँ, नदियाँ, झील, झरने, समुद्री किनारे, कंदराएँ, ये सभी जो है ना ये मायोसीन काल के बाद ही के हैं। और लगभग सभी स्थलाकृतियों के रूप में जो है उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से पहले ही हो चुकी थी, और आज जो धरातल पर मायोसीन काल से ही पूर्व ही स्थलाकृतियाँ बहुत कम मिलती हैं। तो इस तथ्य को अवश्य मानना पड़ेगा कि जो अधिकांश भूगर्भिक संरचनाएं जो है वो काफ़ी पुरानी है, लेकिन उन पर निर्मित स्थलाकृति जो भी है वो क्या है, वो नहीं है ना। जो भी क्या कह रहा है कि जो भूगर्भिक संरचनाएं जो है वो तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन उस पे जो अब देखे जैसे कि हमारा नवीन पर्वत है, इस तरीके से हम पढ़ते हैं, तो जो अब नई नई जो आकृतियाँ जो है वो ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो ये इसको हम नए कहेंगे। और जो अधिकांश प्राचीन स्थलाकृतियाँ हैं वो अपरदन के फलस्वरूप क्या हुई है कि वो प्रकट हुई हैं, ठीक है। अपरदन जब काट छाट की जब क्रिया हुई है तभी एक उनका निर्माण हुआ है, नहीं तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो देखिए भू आकृति का एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर हम भू आकृति विज्ञान का अगर मतलब अध्ययन करने की बात करें, तो कोई भी स्थान हो, कोई विशेष स्थलाकृति भी हो, उसको समझने के लिए भी स्थान की जलवायु का गहन अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। बिना हम जलवायु के अध्ययन को हम अच्छे से हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आगे भी मैं वो क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, दोबारा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि जितने हमने बताया है उसको अपने एक रफ में या अपने नोटबुक में आपको सोच सोच के लिखना है, ठीक है, जो चीज़ें हमने बताया। और जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि आप भूल रहे हो तो आप फिर से वीडियो खोल के आप देख सकते हो, या आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो। तो चलिए ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप इसको ज़रूर से ज़रूर आप इसको रट जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।